तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे अबाउट टेम्परेचर, दैट वाज एबायोटिक फैक्टर। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड एबायोटिक फैक्टर दैट इज वाटर। ठीक है, आज से हमारा सेकंड एबायोटिक फैक्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, दैट इज वाटर। जो बच्चे घर पर वीडियो देख रहे हैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि रोज वीडियो को देखें और नोट्स को कंप्लीट करें, और साथ साथ कोई भी डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं इजीली। तो ना पीटेंगे ना, हाँ लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, जो करना है सब कीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलो ओके। तो नेक्स्ट है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वाटर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाटर जो होता है ये हमारे लिविंग के लिए, ये हमारे लाइफ के लिए एक मेजर एबायोटिक फैक्टर माना गया है। दैट इज आल्सो अ मेजर एबायोटिक फैक्टर, दैट इज वाटर। अब वाटर के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये दी गई कि अगर वाटर की बात हो रही है तो वाटर का कुछ सोर्स होता है जहां से हमें वाटर मिल सके, एंड दैट पर्टिकुलर सोर्स इज नथिंग बट इट इज रेनफॉल। यानी कि बरसात, बारिश जो होती है वो वाटर का सबसे बड़ा अवेलेबल सोर्स है, क्योंकि बारिश होने से वाटर का लेवल जो होता है वो राइज करता है और एक साइक्लिक प्रोसेस भी वाटर की पूरी होती है। ठीक है, तो वाटर से रिलेटेड हमें ये पता चला कि वाटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज रेनफॉल, है ना। दूसरा टर्म अगर आप एनसीईआरटी को देखते हैं तो आपको जानना है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है। व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? मतलब द साइकिल विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ वाटर। यानी कि वाटर के सिस्टम के बारे में हम लोग जिस टर्म्स में स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक वाटर लेवल है, मान लीजिए ये कोई रिवर है या ओशियन या सी, कुछ भी इस तरह का है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिससे वाटर की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी भाई? देखिए, सनलाइट, सपोज सनलाइट इस वाटर सरफेस पे गई और यहाँ से ये वाटर इवापोरेट हुआ, यानी कि आपको पता है कि वाटर इवापोरेशन हुआ। इवापोरेशन होने के बाद वाटर जो है वो किस फॉर्म में बदल गया? वेपर के फॉर्म में बदल गया। इट कन्वर्टेड इनटू वेपर, भाप बन गया वो। और वेपर बनने के बाद जैसे जैसे सनलाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, ये जो भी वेपर है ये ठंडा हो जाएगा, और वेपर का ठंडा होना यानी कि वो प्रेसिपिटेट बनेगा, और उसके बाद फिर वो रेनफॉल के शक्ल में वापस ऊपर से नीचे की तरफ डाउन होगा, एंड दिस कंडेंसेशन, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। यानी कि वेपर का ठंडा हो जाना और फिर बारिश की तरह जमीन पर गिरना, इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में टोटल कितने प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं? दो, एक इवापोरेशन और दूसरा कंडेंसेशन। तो आपको रेनफॉल बताया गया कि वाटर का अवेलेबल सोर्स क्या है, तो रेनफॉल है। दूसरा टर्म हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किसको कहते हैं? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसमें वाटर का फॉर्मेशन, उसका रिसाइकलिंग हम पढ़ सके, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और वाटर की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में दो टर्म्स इन्वॉल्व है। एक, जब वाटर अपने सरफेस से वेपर बनकर ऊपर जाता है, दैट इज इवापोरेशन, और दूसरा कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हुआ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसके बाद आएंगे अपनी अगले टॉपिक पर। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सैलिनिटी ऑफ वाटर। एक टर्म समझाया गया हमें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलिनिटी ऑफ वाटर। सैलिनिटी का मतलब सैलाइन होना। वाटर में सॉल्ट का जो रेशियो है, सॉल्ट का जो अमाउंट है वो कितना पाया जाता है, इसी को हम लोग सैलिनिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको समझाया गया कि पार्ट्स पर थाउजेंड, सैलिनिटी ऑफ वाटर को डिस्क्राइब किया गया है पार्ट्स पर थाउजेंड में। यानी कि अगर हम 1000 क्वांटिटी में 1000 ले रहे हैं वाटर का अमाउंट, 1000 ml, 1000 लीटर, 1000 मॉलिक्यूल्स, जो भी H2O का 1000 मॉलिक्यूल्स, तो उसमें कितना पार्ट्स है सॉल्ट का, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? सैलिनिटी ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, तो सैलिनिटी ऑफ वाटर को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ सॉल्ट इन द 1000 पार्ट्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये सैलिनिटी ऑफ वाटर होता है। अब सैलिनिटी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग तीन चीज बताई गई है। जो हाइपर सैलाइन जोन होता है, देखिए यहाँ पे हाइपर सैलाइन जोन, जो समुद्र से भी ज्यादा खारा पानी, एक तो सी जोन होता है जिसमें नमक बहुत होता है, लेकिन हाइपर सैलाइन समुद्र से भी ज्यादा अगर जहां पर नमक पाया जाए जिस पानी में, तो उसमें बताया गया है कि मोर देन 100,
100 से ज्यादा मोर देन 100 पर 1000 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि पर 1000 वाटर मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में 100 से ज्यादा साल्ट कंपोनेंट उसमें पाया जाएगा। किसमें? हाइपर सैलाइन जोन में। दूसरा जोन उन्होंने चुना सी जोन, यानी कि जो समुद्र होता है नॉर्मली, तो उसमें बताया गया 30 to 40 पर 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि 30 से 40 सॉल्ट आयंस मिलेंगे अगर हम 1000 मॉलिक्यूल्स चेक कर रहे हैं तो। लेकिन तीसरा जो है, जो सबसे कम बताया गया, जो हम पीते हैं, जो तालाब नदी वगैरह का जो फ्रेश वाटर होता है, दैट इज फ्रेश वाटर जोन, इसके अंदर अगर देखा गया तो इट इज 5 to 10 पर 1000, यानी कि सैलिनिटी ऑफ वाटर का मतलब ये हुआ कि 1000 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सैंपल्स में कितना अमाउंट है सॉल्ट का, दैट इज सैलिनिटी। और सैलिनिटी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हाइपर सैलाइन जो सबसे ज्यादा नमकीन पानी होता है, फिर सी जोन और फिर फ्रेश वाटर जो रिवर्स पॉन्ड्स वगैरह में बहता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सैलिनिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारी टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन अडेप्टेशन। वाटर अडेप्टेशन के बेसिस पर प्लांट्स कितने टाइप का होगा, तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वाटर जोन है आपका। ठीक है, दिस इज योर वाटर जोन। अब प्लांट्स की कैटेगरी क्या हो सकती है, ये मान लीजिए एक नदी है, इसके नजदीक में जमीन है, जमीन का सरफेस है, तो पहली कैटेगरी प्लांट की बताई गई जो 100% एक्वेटिक है, जो पानी में ही रहते हैं, उनकी लाइफ स्पैन जो है वो पानी में ही डेवलप होते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट कैटेगरी, जो 100% क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे। ठीक है, हमारी दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो मॉइस्ट एरिया में मिले। मॉइस्ट एरिया का मतलब 100% ना तो पानी ना ही 100% सूखा, मिक्स टाइप ऑफ सॉइल, जो कि नमी वाली मिट्टी होती है, जिसमें वाटर भी अवेलेबल है और सूखा हुआ कंडीशन भी प्लांट को मिल जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन कैसी हो गई भाई, प्लांट दोनों तरह से डेवलप हो रहा है, इसको चाहिए होगा मॉइस्टनेस, यानी कि नमी चाहिए, मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पानी हो, पानी और सूखा दोनों कंडीशन। और तीसरा होता है वैसे प्लांट जो ड्राई रीजन में मिलते हैं, मतलब डेजर्ट, रेगिस्तान, है ना। डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में अगर कोई प्लांट है तो उसके रूट्स को काफी नीचे जाना पड़ता है, ताकि वहां जाकर वो क्या ऑब्टेन कर सके, वहां से वाटर, वहां से क्या ले सके, पानी ले सके। यानी कि टोटल एट अ टाइम हमारे पास 3 कैटेगरी होगी प्लांट के एडेप्टेशन की, जो वाटर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कैटेगरी का नाम लिया गया, दैट इज हाइग्रोफाइट्स। तो यहाँ पे हमने ये बताया कि हाइग्रोफाइट्स वो कैटेगरी होती है जो 100% पानी में पाई जाए। तो पहली कैटेगरी हमारी हाइग्रोफाइट्स है, जो कि टोटली एक्वेटिक होती है, और इसमें ये एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रैपा। ट्रैपा इज नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ पानी फल जिसको कहते हैं हम लोग, वो होता है। और एप्लॉडा जो है, इट इज द सेकंड कैटेगरी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी। नंबर 2 वी आर हैविंग द नेक्स्ट, दैट इज मेसोफाइट्स। तो अगला कैटेगरी है हमारा मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स का मतलब होता है इस तरह के प्लांट जिनको वाटर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इनको सॉइल भी चाहिए, यानी कि जब पानी और मिट्टी दोनों आपस में मिलेगा तो इट विल बिकम मॉइस्ट, और जहां मॉइस्टनेस होती है वहां पर नेचुरली ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है। यानी कि मेसोफाइट्स वैसी कैटेगरी होंगी जिसमें मॉइस्टनेस होगी, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी, वैसे सॉइल। लेकिन हाइग्रोफाइट सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, 100% टोटली डेवलप इनसाइड वाटर। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो आपको बताया जा रहा है, दैट इज क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स, जितने भी फसल होते हैं एक टाइम पर उनको वाटर की जरूरत होती है, और जितने भी प्लांट्स होते हैं वो एट अ टाइम सॉइल में भी डेवलप होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपनी अगली कैटेगरी पर, दैट इज कैटेगरी नंबर 3। लिखिए, थर्ड कैटेगरी इज ज़ेरोफाइट्स। Now we are having the third category, that is ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई रीजन में डेवलप होते हैं, और जाहिर सी बात है अगर ये ड्राई रीजन में है तो इनके रूट्स को काफी डीपली जाना होगा, ताकि इनको आसानी से वाटर अवेलेबल हो सके। मतलब ये थी हमारी तीसरी कैटेगरी जो ड्राई रीजन में डेवलप होती है, और इसका सबसे सुटेबल एग्जांपल जो मैक्सिमम लोग जानते हैं, दैट इज कैक्टस, एंड द सेकंड एग्जांपल इज एकेशिया। आपको नोट्स बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो रहे हैं, इसलिए नोट्स लिखते चलिए। बोर्ड वर्क भी आप साथ कर सकते हैं, देयर इज नो एनी मैटर। आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, आप साइड साइड में लिख सकते हैं, आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो मेरे बोलने का
जो तरीका है वो आपका नॉर्मली है, तो आप वहां से भी डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हैं। इट इज ऑल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज adaptation of organism on the basis of water. Types of adaptation. Types of adaptation based on water. यानी कि वाटर के बेसिस पर हमारा कितना तरह का एडेप्टेशन हो सकता है, बेस्ड ऑन वाटर। यानी कि वाटर के अकॉर्डिंग हम किस तरह से अडेप्टेबल हैं, दिस इज द टॉपिक। याद होगा आपको, जो लोग वीडियो देख चुके हैं हमारी लास्ट क्लास में, मैंने आपको पढ़ाया था टेम्परेचर का अडेप्टेशन। तो प्लांट्स के बेसिस पर 4 तरह के प्लांट्स थे जो डिफरेंट टेम्परेचर पर अडेप्टेबल थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर भी 2 अडेप्टेशन बताई गई थी, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। जब भी आपसे ऐसी मेरी बात हुआ करे तो आप जहां बैठे हैं ना वहीं बैठकर जवाब दे दिया कीजिए, ओके। तो पहला क्या था बोलो, यूरीथर्मल, और दूसरा था स्टेनोथर्मल, ओके। तो टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन बेस्ड ऑन वाटर, वाटर के बेसिस पर हमारी 2 अडेप्टेशंस हमें दी गई है, बिल्कुल उसी तरह से। फर्स्ट वन इज यूरीहेलाइन एंड अनदर वन इज स्टेनोहेलाइन। हमारी 2 कैटेगरी हमें बताई गई, यूरीहेलाइन और स्टेनोहेलाइन। नाउ वी आर हैविंग द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज यूरीहेलाइन। जैसे कल आपको बताया गया था यूरीथर्मल, मतलब ये जो होते हैं ये स्लाइड चेंज जो होगा, अगर इनके सैलिनिटी में स्लाइड चेंज इन सैलिनिटी, अगर सैलिनिटी में यानी कि नमक के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी बदलाव होगा तो वो इसको टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि कैन टॉलरेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थोड़ा सा भी वाटर में सैलिनिटी चेंज को टॉलरेट कर ले उनको हम कहते हैं यूरीहेलाइन, एंड द एग्जांपल इज सैल्मन। लेकिन वैसे ऑर्गेनिज्म जो थोड़ा सा भी सैलिनिटी चेंज टॉलरेट नहीं कर सकते, मींस दे कैन नॉट टॉलरेट, आर नोन एज स्टेनोहेलाइन, एंड द एग्जांपल इज शार्क। यानी कि जो चेंज को टॉलरेट कर लेगा वो यूरीहेलाइन होता है और जो नहीं कर सकता वो स्टेनोहेलाइन होता है, ओके। तो दिस वाज आवर टुडेज क्लास, दैट वाज वाटर एंड हाउ वी डिपेंड ऑन वाटर, यू हैव सीन वेरी वेल। Next class we will proceed with the next abiotic factor, that is light.